डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए अब जो साइबर क्राइम एजेंसीज़ हैं उनका पूरा फोकस है बैंक अकाउंट्स को ट्रेस करके उन्हें ब्लॉक करने में। ऐसे ही एक मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके से एक गैंग को अरेस्ट किया गया है जिनके पास से कई सारे जो म्यूल अकाउंट्स हम कहते हैं, भाड़े के अकाउंट्स, उनकी जानकारी मिली है और उनको सीज़ किया गया है। हमारे साथ साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक माकड़िया साहब हैं। हार्दिक भाई, ये बताइए कि ये लोग जो किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, क्या सिमिलर पैटर्न है इसी तरह से पैसे ट्रांसफ़र करने का अलग अलग लेयर्स के थ्रू? जो पहले भी हमने ऐसे दो गैंग को बस्ट किया था, तो एक सिमिलर पैटर्न ये है कि चाइनीज़ गैंग जो यहाँ पे जो भी स्कैम कर रही है, वह इन्वेस्टमेंट स्कैम हो या डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो, उसमें उनको अकाउंट की ज़रूरत होती है। और या तो ये पैसा बाहर ले जाने के लिए भी जो यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे जो एजेंट्स हैं इंडिया में वो भी ये डमी अकाउंट में ऐसा पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। तो उसमें जो अभी हमें टिप मिला था कि यहाँ पर चांदखेड़ा एरिया में एक जगह पर राजस्थान से कोई गैंग आके यहाँ पर रहती है और कुछ लोग आके कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिससे साइबर क्राइम में कुछ बैंक अकाउंट खुलवाने का काम कर रहा है। तो वहाँ पे हमारी टीम पीआई नकुम और उनके साथ टीम ने एक रेड करी थी। तो वहाँ पे टोटल 9 लोग हमें मिले थे और काफ़ी सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड, पान कार्ड, चेकबुक मिली थी और तकरीबन 80 से जितने जो क्रेडिट कार्ड और चेकबुक मिली थी। और उसके अलावा हमें कुछ आधार कार्ड्स मिले थे जहाँ पे आधार कार्ड्स में एक ही आधार कार्ड में अलग अलग एड्रेस मिले गए थे। तो इनकी प्राइमरी इंट्रोगेशन करने में ये पता चला कि जो गैंग का मास्टरमाइंड है सुनील धिरानी, वो राजस्थान के जोधपुर के आसपास के इलाकों से कुछ लोगों को गुजरात और अलग अलग राज्यों में भेजता है। यहाँ पे कोई एक जगह पे एक रेंटल एग्रीमेंट किया जाएगा फ्लैट में, फिर वहाँ पे 40 से 50 लोग आएंगे अलग अलग टाइम पे और यहाँ का लोकल एड्रेस पे वो हर एक बैंक में बैंक अकाउंट खुलवा के ये बैंक अकाउंट ये चाइनीज़ स्कैम में यूज़ होते थे जो म्यूल अकाउंट्स है। फिर इसी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इतने सारे इतनी बड़ी मात्रा में अकाउंट्स हमने पहले भी देखा, आपने जो 2 रेड्स की हैं, इतनी बड़ी संख्या में अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो स्कैम हो रहे हैं इंडिया में, आप देखें कि I4C का भी जो डेटा है कि इंडिया में 2024 में जितना भी स्कैम हुआ है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का, उसमें से 60 to 70% कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार से जो चाइनीज़ गैंग ऑपरेट करी है वो करिए। तो इतना सारा पैसा जमा करने के लिए, और क्योंकि साइबर क्राइम की एजेंसी जो है वो ये अकाउंट ब्लॉक भी करवाती है, तो उनको बड़ी मात्रा में बैंक अकाउंट चाहिए ताकि ये पैसा डिपॉजिट करा सके और यहाँ से बाहर ले जा सके। पैसा इंडिया में ही लेना है। पहला पैसा जो है, जो विक्टिम है वो इंडिया के अकाउंट में ही डिपॉजिट करवाएगा। तो जो पार्किंग अकाउंट होते हैं ये फ्रॉड में, वो इंडिया के ही अकाउंट होंगे। फिर ये पैसे को इंडिया के बाहर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, टेलीग्राम में कोई एजेंट को फाइंड करेंगे और उनसे ये क्रिप्टो करेंसी में पैसा बाहर ले जाएंगे, कमीशन उनको देके। तो वो जो एजेंट्स भी होंगे वो भी डमी अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, ये पैसा उनमें उस अकाउंट में ले लेंगे। तो बेसिकली पैसा पार्किंग करने के लिए और इंडिया से बाहर ले, ये अकाउंट की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। पार्किंग अकाउंट जिनको कह रहे हैं, यानी ये लेयर 1, 2 के जो अकाउंट, लेयर 1 के अकाउंट जो आते हैं, पार्किंग मतलब जो विक्टिम को डायरेक्टली दिया जाता है। जैसे मेरे साथ कोई इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहा है तो मुझे जो अकाउंट दिया जाएगा पैसा डिपॉजिट करने के लिए, वो पार्किंग अकाउंट है जो फर्स्ट लेयर में आएगा। फिर ये लोग काफ़ी बार ये भी करते हैं कि ये अकाउंट को सीज होने से बचाने के लिए लेयर करते हैं, उनको दूसरे अकाउंट में डालेंगे। तो लेयर 1 और 2 में पार्किंग अकाउंट हो सकते हैं। फिर ये जो उनके एजेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे यूएसडीटी के कन्वर्जन के लिए, तो लेयर 3 या 2 या 4 में ये ऐसे अकाउंट आते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली लेयर 1 में जो अकाउंट है वो पार्किंग अकाउंट है जो विक्टिम को डायरेक्टली दिए जाते हैं। तो एजेंसीज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी क्या होगा, ज़्यादा यूज़फुल क्या होता है? जब आप पार्किंग अकाउंट्स को क्रैक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है? नहीं, एजेंसी के लिए ज़्यादा है कि वो यूएसडीटी का भी इम्पोर्टेंट है और पार्किंग अकाउंट इम्पोर्टेंट है। ये जैसे अभी कर रहे हैं कि जैसे हमें कोई ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि साइबर क्राइम की जो गैंग्स है वो अपनी मोडस ऑपरेंडी को चेंज करती रहती है। जैसे इस केस में हमने देखा कि यही गैंग राजस्थान में भी जा रही है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में आ रही है। तो जो एलईए साइबर क्राइम की जो भी पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा कि एक ऐसा अकाउंट मिलेगा जो अहमदाबाद में खुला हुआ है, लेकिन वो जो आदमी है वो तो राजस्थान का है। तो वो एक फेक आधार का एड्रेस मिलेगा, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेस कर पाना। तो दोनों हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट है, कौन क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहा है और कौन ऐसे पार्किंग अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। अब तक हमने देखा, जैसे ये आपने एक पकड़ा है स्कैम, इससे पहले कुछ दिन पहले एक और अहमदाबाद में इसी तरह के म्यूल अकाउंट्स पकड़े गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद से ही आपने नरोड़ा में एक गैंग को बस्ट किया था। तो ये तीनों में पैटर्न क्या निकल के आ रहे हैं? कैसे ये अकाउंट्स इतने सारे खुलते हैं? किस तरह से लोग मिलते हैं इनको? इस तरह
पैटर्न ये है कि पहली दो जो गैंग हमने पकड़ी थी वो यूएसडीटी कन्वर्ट करने के वाले अकाउंट खोल रहे थे, ये जो अभी गैंग पकड़ी है वो पार्किंग अकाउंट दे रहे हैं। पैटर्न ये है कि ये जैसे जो भी बंदा ये अकाउंट खुलवा रहा है, जो मास्टरमाइंड होता है, वो डायरेक्ट चाइनीज़ के टच में होता है, तो उनको पता है ये अकाउंट किसके लिए यूज़ हो रहा है। ये जिस गरीब लोगों को और जिससे ये अकाउंट खुलवाते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये गेमिंग का पैसा है, तो ये लीगल पैसा है, तो गेमिंग की एक्टिविटी के लिए। उनको ये नहीं बताया जाएगा कि ये फ्रॉड का पैसा है। तो फिर और ये जब एजेंट्स है वो ऐसे लोगों को जो गरीब है उनको झांसे में लेते हैं, तो उनको अपना सही नाम कभी नहीं बताते और एक फेक नंबर देंगे उसका, ताकि वो पकड़े जाए तो इनकी कोई आइडेंटिटी डील ना हो। तो ये एक पैटर्न यही है कि जिससे अकाउंट खुलवाए जाएंगे उसको बोला जाएगा गेमिंग का पैसा है। उन्हें इसके बदले में क्या मिलता है जो अकाउंट रेंट कर रहे हैं? जो डायरेक्टली चाइनीज़ में कॉन्टैक्ट में होगा उनको अलग अलग कमीशन दिया जाता है कि जैसे टोटल वो अकाउंट में जितना भी डिपोजिशन हो रहा है उनका 20% या 30% इतना हैफ्टी अमाउंट उनको दिया जाता है। तो कोई का अकाउंट में अगर 1 करोड़ अगर जमा हो रहा है एक दिन में, तो 20 लाख से जितना ये मेन एजेंट को दिया जाएगा और उसमें से कुछ रकम वो डिपॉजिट करके सबको देगा जो ये अकाउंट खुलवा रहे हैं। उनको रेंट में मिलता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो मेन क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है वो इन अकाउंट्स पे ही है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर भी कर सकते हैं? यस, अगर बैंक की तरफ से थोड़ा ड्यू डिलिजेंस हो, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है एनहांस ड्यू डिलिजेंस। अगर कोई राजस्थान से यहाँ पे बंदा आ रहा है अकाउंट खुलवाने के लिए, उसका थोड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करे। जैसे इसी केस में वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे 30 लोग पहले भी आके अकाउंट खुलवा के गए, तो जो अकाउंट खोलने आ रहा है वो अगर अपने आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में खुद भी थोड़ी तफ्तीश करेंगे तो ऐसा अकाउंट खोलना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। तो बैंक की तरफ से थोड़ा केवाईसी स्ट्रिक्टर हो तो ये गैंग के लिए डिफिकल्ट होगा ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कितने अकाउंट इन लोगों ने खुलवा देते हैं? अभी इनमें 30 लोग पहले और अब तक 100 से 150 अकाउंट ये खुलवा चुके हैं। ये जो हमें इन्फॉर्मेशन है, ये हो सकता है कि पहले 6 महीने से पहले काफ़ी अकाउंट और खुलवा गए हो और उनकी पासबुक इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी हो। और कितनी कंप्लेंट्स इन अकाउंट्स के साथ कनेक्ट? अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली है उस अकाउंट्स में अब तक 109 कंप्लेन मिली है इंडिया के 21 स्टेट से। तो क्या मैकेनिज्म क्या डेवलप करना चाहिए? ये जो इस तरह के केसेस अब सामने आ रहे हैं, क्या इन सब अकाउंट्स की रिपोजिटरी एक तैयार की जाए और फिर उसको शेयर किया जाए? या इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो अकाउंट खोलने वाले जो म्यूल्स है जिसके नाम से ये अकाउंट, उनके पान कार्ड की एक रिपोजिटरी तैयार करनी चाहिए और ये रिपोजिटरी अक्रॉस द बैंक शेयर करनी चाहिए। तो ये बंदा, जैसे हम कोई एलओसी करते हैं और उसमें पॉपअप आता है, तो ये बंदा फिर से अगर बैंक को अप्रोच करता है किसी दूसरे स्टेट में, तो ये पता चल जाए कि ये पान कार्ड से इतने अकाउंट खुले हैं और उसके अगेंस्ट में कंप्लेन है, तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और एक्टिविटी को रोक भी लगाई जा सकती है। और ये जानकारी आपको कैसे मिली? क्या कोई कंप्लेंट आई थी जिसके बेसिस पे ये हमें पीएसओ के नंबर पे हमें एक टिप ऑफ मिला था कि ऐसी एक्टिविटी वहाँ से हो रही है वहाँ। अच्छा। उस टिप ऑफ के बेसिस पे हमने एक्शन ली। बट ऐसे में कितने चांसेस होते हैं, मतलब जो विक्टिम है उसका पैसा वापस मिलने के? क्योंकि हमने देखा पिछली बार में आपने काफ़ी बड़ी मात्रा में कैश भी रिकवर किया। इसमें यह है कि एक इन्वेस्टमेंट स्कैम में है, पैसा रिकवर होने के चांसेस तब होते हैं कि जब फ्रॉड हुआ उसके तुरंत 1 घंटे में अगर विक्टिम 1930 में फ़ोन करता है। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्कैम में हमने देखा है कि विक्टिम 15 या 30 दिन के बाद आएगा रिपोर्ट करने के लिए, और जब उसने ट्रांसफ़र कर दिया होगा वो इतने दिन पहले किया होगा, तो उसमें रिकवरी डिफिकल्ट होती है। लेकिन कोई भी फ्रॉड हो, तुरंत 1 घंटे में आप पैसा ट्रांसफ़र करने में अगर 1930 में फ़ोन करते तो उसमें तो रिकवरी होने के चांसेस उसमें रहते हैं।